हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सभी कोई अच्छे हैं एंड सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। हम इस वीडियो में जो एडिटोरिया के द्वारा जो निकाली गई है प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ये जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का सेट 1 है ये। ओके, इसमें 100 क्वेश्चन है टोटल। ओके, तो आइए वीडियो को देखते हैं। पहला जो इसमें क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ओके, तो कौन कौन सी कथन है यहाँ पे देखते हैं। तो पहला कथन में बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरे कथन में कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तीसरे में कहा गया सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। चौथे कथन में है यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। ओके, अगर हम एक एक करके कथन को देखें तो यहाँ पे केवल चावल की खेती नहीं होती थी। यहाँ पे गेहूँ, जौ और अलग अलग जो फसलें होती थी उनकी खेती भी होती थी। और यहाँ पे घोड़ों का तो है ना निशान ही नहीं था। यहाँ पे बड़े पैमाने पे बोला गया कि पालते थे, लेकिन घोड़े से ये लोग अपरिचित थे। जब वैदिक सिविलाइजेशन आया, जब आर्यंस आए, तब उन्होंने घोड़ों का प्रचलन भारत में लाया, है ना। तीसरी यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये पहली है ना हमारी जो सिटी वाली सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी ये। ओके, जो वैदिक सिविलाइजेशन आएगा, जब वैदिक वाला काल देखेंगे तो वो क्या होगा, आपका ग्रामीण सभ्यता होगा, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये पूरी तरीके से शहरी सभ्यता थी। तो हमारे पास क्या बचता है, जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है ना। यहाँ के लोग ही थे जो कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। मेहरगढ़ में सबसे पहले कपास की खेती की गई थी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें जैन धर्म के 3 रत्न, जिसे हम त्रिरत्न के नाम से भी जानते हैं, किसमें शामिल है, में कौन कौन से ऐसे हैं शब्द जो शामिल हैं। ओके, तो जो जैन धर्म के द्वारा त्रिरत्न जिसे माना जाता है वो कौन सा ऐसा कथन है जो उसको डिफाइन करता है। ओके, पहले में है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। दूसरे में सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। तीसरे में सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। चौथे में सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सी है, सही विश्वास, ओके, सही ज्ञान और सही आचरण। ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे, है ना। तो चोल थे हमारे जो साउथ इंडिया में रूल किए हैं, है ना। इनकी अभिलेखों से हमें पता चलता है कि जैन संस्थानों को जो दान में दी जाती थी भूमि, उसे क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेय कहा जाता था, या पल्ली छादनम कहा जाता था, या फिर साला भोग कहा जाता था, या बेल्लन बगाई कहा जाता था। तो इसमें क्या कहा जाता था, जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, सॉरी जैन संस्थानों को जो दान में दी जाती थी भूमि, उसको क्या कहा जाता था, पल्ली छांदम। ओके, पल्ली छांदम इसे कहा जाता था। ओके, ये हमें कहाँ से पता चलता है, चोल के जो अभिलेख हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जैन संस्थानों को दान में दी जाती थी भूमि, उसे हम पल्ली छादनम कहते थे। ओके, नेक्स्ट है विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। विशाखादत्त के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम क्या है, मुद्रा राक्षस। इसको कौन सी भाषा में लिखा गया है विशाखादत्त के द्वारा, तमिल में, तेलुगु में, संस्कृत में, या फिर हिंदी में। तो इसे लिखा गया है संस्कृत में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। ओके, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में, शेर शाह सूरी के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, या फिर गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। तो आपको देखने को मिलेगा शेर शाह सूरी के काल में क्या देखने को मिला, पहला मुद्रा जो कि रुपया के नाम से मुद्रित हुआ। ओके, शेर शाह सूरी हमारे सासाराम वाले इलाका से, है ना, इनका टुम्ब भी वहाँ पे देखने को मिलता है। ओके,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हुआ? ओके, कौन से ऐसे मुगल शासक थे जिनके कार्यकाल में मराठा और मुगल के बीच में पहली बार द्वंद्व शुरू हुआ? ओके, तो ये थे, या अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे, या फिर औरंगजेब थे? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा सही? औरंगजेब। औरंगजेब के समय ही, है ना, मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व क्या हुआ? शुरू हुआ। नेक्स्ट है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? ओके, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड कैनिंग को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किनको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का पिता भारत में? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? जो हमारा पंचायत देखने को मिलता है, ओके, या फिर जो हमारे म्यूनसिपालिटी हो गए, है ना, अर्बन लोकल बॉडी जो हो गए, उनको हम क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन। ओके, और इनके पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के पिता के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? अवध एक प्रांत था, ओके, इसका जो विलय था ब्रिटिश साम्राज्य में, ये कब हुआ? 1853 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1855 में, या फिर 1856 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है 1856 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, इसका विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? जब बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर, ओके, 16 अक्टूबर 1905 में, है ना, तो एक आंदोलन छेड़ा गया, है ना। उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, है ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो आंदोलन छेड़ा गया बंगाल के विभाजन के खिलाफ में, विरोध में, उसका नेतृत्व किया। ओके, नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ओके, तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? या तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ओके, नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? है ना, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई, ऐसा पूछा जा रहा है। ओके, तो ये कब हुई थी? है ना, 1873 में हुई थी, है ना, 1873 में हुआ था। और इसे किसने स्थापित किया था? तो ज्योतिर्बाई फुले ने, है ना, महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी में इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ओके, सी आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? जो अटला देवी मस्जिद है, ओके, इसका निर्माण किसने किया था? ओके, हुसैन शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी, सिकंदर शाह, या फिर मलिक अहमद? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है इब्राहिम शाह के द्वारा अटला देवी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? जो अलाउद्दीन खिलजी थे, खिलजी डायनेस्टी के एक रूलर थे, है ना, शासक थे। इनके समय में जो भू राजस्व ली जाती थी उसकी दर, जो उपज होती थी, उसका कितना था? तो हाफ भाग था, या 3/4 भाग था, या 1/4 भाग था, या फिर 1/5 भाग लिया जाता था? तो कौन सा लिया जाता था? 1/2, मतलब हाफ हिस्सा उपज का भू राजस्व के तौर पे अलाउद्दीन खिलजी के समय, है ना, लिया जाता था। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खालिस्तान की समानता का वचन देता है। ओके, तो
अभिव्यक्ति और विश्वास का, विचार और अभिव्यक्ति का, प्रतिष्ठा और अवसर का, या फिर अवसर और अभिव्यक्ति का। तो इनमें से किसका समानता का वचन हमारा भारतीय संविधान देता है? तो प्रतिष्ठा और अवसर का, है ना, समानता दोनों, है ना, सभी जो नागरिक हैं उन सभी को, है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन हमारा भारतीय संविधान देता है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रतिष्ठा और अवसर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? मूल कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज हम उन्हें इंग्लिश में कहते हैं, है ना। तो कौन सी ऐसी समिति थी जिसकी सिफारिश, है ना, के चलते ही मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया? तो ये थे स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के बाद ही, रिकमेंडेशन के बाद ही मूल कर्तव्य को क्या किया गया, हमारे संविधान में रखा गया। इसके लिए एक आर्टिकल लाई गई, अनुच्छेद 51A लाया गया, है ना, और इसके तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाद में एक और जोड़ा गया था, है ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक और, है ना, एजुकेशन जो प्रोवाइड किया जाना चाहिए, है ना, बच्चों को, वो जोड़ा गया था इसमें। ओके, तो अब टोटल जो मूल्य कर्तव्य हैं वो कितने हैं? 11 हैं। ओके, और ये किसकी सिफारिश के चलते ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, संविधान में ऐड किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के चलते ही इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, गृह मंत्री के पास है, राष्ट्रपति के पास है, या फिर रक्षा मंत्री के पास है? तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो पावर है, शक्ति है, वो हमारे राष्ट्रपति के पास है। ओके, नेक्स्ट है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो क्या क्या है ऑप्शन में? पहले में है, गांव विशेष में रहने वाला सभी व्यक्ति, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, या फिर गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष, या फिर वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है आपका बी। ओके, वे सभी व्यक्ति जो गांव में निवास करते हैं किसी एक, है ना, और उस गांव में उनका जो नाम है वो मतदाता सूची में दर्ज है। ओके, तो वे सभी व्यक्ति ग्राम सभा के क्या होंगे, है ना, ग्राम सभा में क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो 97वां जो संविधान संशोधन है ये, या फिर 93वां संविधान संशोधन, या फिर 91वां, है ना, या फिर 98। तो इनमें से कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जो केंद्र या फिर राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है उनकी, उनमें मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 15% होना चाहिए पूरे सीट्स का। मान लीजिए लोग, हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान लें किसी स्टेट है, उस स्टेट में, है ना, राज्य है, उसमें जो सीटों की संख्या है, उसके जो लोकसभा में, सॉरी, उसके जो विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो 100 है। तो इन 100 का जो है ना 15% लोग ही क्या बन सकते हैं, मंत्री पद को हेल्ड कर सकते हैं, मंत्री पद पे बैठ सकते हैं, मतलब 15 लोग ही क्या होंगे, मंत्री बन सकते हैं। ओके, तो ऐसी सीमा निर्धारित की गई कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? तो वो थी 91st 91वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है उसको सीमित किया गया, और कितना रखा गया, 15% रखा गया टोटल स्ट्रेंथ का। ओके, टोटल सीट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसे हम बोलते हैं संवैधानिक संस्था, वो कौन सी ऐसी जो यहाँ पे नीचे दी गई जो संस्था है, कौन सी ऐसी संस्था है जो संवैधानिक संस्था नहीं है यहाँ पे बोला गया है। ओके, संघ लोक सेवा आयोग ये है ना, राज्य लोक सेवा आयोग ये भी संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग ये भी संवैधानिक संस्था है, नीति आयोग जो है ये क्या है, संवैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, नीति आयोग। ओके,
नेक्स्ट है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? ओके, तो 1946 में जब हमारा देश आज़ाद होने वाला ही था, उस समय एक अंतरिम सरकार बनी थी, है ना, जिसमें कार्यपालिका जो परिषद बनी थी उसके उप सभापति कौन थे? सभापति तो कौन थे? माउंटबेटन थे। ओके, उप सभापति कौन थे? ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया था? उप सभापति बनाया था गया था अंतरिम सरकार में, जो कि 1946 में बन के आई थी, है ना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? ओके, संविधान, हमारे जो भारतीय संविधान है ना, उसमें जो अनुच्छेद हैं उनमें कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान रखता है? जैसे हमारे दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली का हाई कोर्ट है अपना। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसका क्या है? अपना उच्च न्यायालय है ना। जम्मू एंड कश्मीर की देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या है? अपना उच्च न्यायालय है। तो ये जो कौन सा ऐसा जो अनुच्छेद है वो केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय का प्रावधान बताता है? ओके, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 241 या फिर अनुच्छेद 231। तो इसमें जो सही होगा वो क्या है? अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 के तहत ही केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय को ओपन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? ओके, तो कैसे होता है ना, संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा या फिर लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो इनमें से कौन सा ऐसा जो आंसर है वो सही है? तो वो है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, है ना, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किया जाता है। ओके, इसमें दूसरे, क्योंकि स्पीकर क्या होते हैं? लोकसभा के चेयरमैन होते हैं। ओके, लोकसभा को चेयर करते हैं और इनका निर्वाचन जो किया जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा ही इनका क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है। ओके, अभी हमारे जो स्पीकर है वो कौन है? ओम बिरला है। ओके, ओम बिरला जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है पहला है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन या फिर संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो कौन से ऐसे मामले हैं जिसके वायलेशन, जिसको अगर कोई वायलेट करता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो जो आंसर होगा आपका वो सी होगा। मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है, उसमें अगर कोई छेड़छाड़ करता है, आपके जो मूल अधिकार का कोई भी हनन करता है, तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय में जाके अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्वर्ण त्रिभुज, जिसे हम गोल्डन ट्राइंगल भी बोलते हैं, एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? ओके, तो गोल्डन ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है, ऐसे है ना। इसमें इन जो कंट्रीज में जो रखी गई है गोल्डन ट्राइंगल में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग्स का तस्करी होता है। ओके, मादक द्रव्यों का क्या होता है? तस्करी होता है। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जो, है ना, इस गोल्डन ट्राइंगल, स्वर्ण त्रिभुज का भाग हैं? ओके, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। तो कौन सा ऐसा देश है जो इसका भाग नहीं है? तो वो है कंबोडिया। बाकी तीनों देश क्या हैं? थाईलैंड, लाओस और म्यांमार क्या हैं? स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा है। ओके, कंबोडिया ऐसा जो राज्य है, ऐसा देश है, सॉरी राज्य बोल रहा हूँ, देश है जो स्वर्ण त्रिभुज का क्षेत्र नहीं है। ओके, जबकि वहीं थाईलैंड, लाओस और म्यांमार क्या है? स्वर्ण त्रिभुज का विशिष्ट एक क्षेत्र है, हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 9 जनवरी को, 18 दिसंबर को, 24 दिसंबर को या फिर 24 जनवरी को?
9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों इस दिन ही मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को ही 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, और इस दिन को ही हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं हर साल 9 जनवरी को। इस साल ये कहाँ पे मनाया गया? तो ये इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में इसे मनाया गया। ओके, नेक्स्ट है लोसंगू त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? ओके, लद्दाख में, सिक्किम में, त्रिपुरा में, या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो ये है आपका सिक्किम में। सिक्किम में लोसुंगा जो त्यौहार है ये बहुत ही वहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है। ओके, और ये सिक्किम में बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो योनेक्स कप होता है ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से, हॉकी से, या फिर फुटबॉल से? तो ये है बैडमिंटन से। योनेक्स कप जो होता है वो बैडमिंटन से संबंधित होता है। ओके, नेक्स्ट है सूरजताल झील। जो सूरजताल झील है ये किस राज्य में स्थित है? ओके, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, या फिर गोवा में? तो ये है हिमाचल प्रदेश में है। सूरजताल झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा है उसमें जो आंसर दिए गए हैं, परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, नहीं ये नहीं है। किसी स्थान की अजीवीय घटक, नहीं। इकोसिस्टम में अजीवीय घटक केवल नहीं होती, यहाँ पे जैविक घटक भी होती हैं। लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों होते हैं। तीसरे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, है ना, पृथ्वी या वायुमंडल, वायुमंडल में कोई जीव नहीं रहते हैं, केवल पृथ्वी में क्या रहते हैं? जीव रहते हैं। तो ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। चौथा जो ऑप्शन है जीव समुदाय और उसका वातावरण का संतुलित क्षेत्र, तो ये जो होगा हमारा सही आंसर होगा। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो है ना जीव समुदाय रहते हों और उनके लिए वहाँ पे वातावरण भी हो, है ना। ऐसा नहीं कि वो ऑक्सीजन लेके कहीं जी रहे हैं, ऐसा नहीं, उनको प्रॉपर वातावरण भी प्रोवाइड किया जा रहा है और वहाँ पे ही वो जीवित लोग हैं। जैसे जो पृथ्वी का हमारा जो कॉन्टिनेंट वाले पार्ट है, ये क्या कहलाते हैं हमारा, इसमें क्या होते हैं? इकोसिस्टम की ये जो परिभाषा होती है। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होने चाहिए? जो हमारा जो इकोसिस्टम को या फिर है ना हम बोल रहे इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए हमें, है ना, अपने जो भारत के जो कुल क्षेत्र है उसका कितने प्रतिशत पे वन होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। 21.50%, 13.33%, 31.33% या फिर 33.33%? तो सही आंसर जो है 33.33%। 1/3 हिस्सा पे, जो हमारे भारत का 1/3 हिस्सा है उसमें क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए, तभी हमारी जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो बन पाएगी। ओके, नेक्स्ट है एपिफाइट्स जो होते हैं पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, है ना। क्यों? ऐसा क्यों? एपिफाइट्स जो होते हैं आप देखेंगे ये जो होते हैं दूसरे पौधे पे क्या होते हैं, इनका कोई अपना रूट्स वोट्स नहीं होता है, दूसरे पौधे पे ही क्या होते हैं? लटके रहते हैं और इनसे ही न्यूट्रिएंट से डायरेक्टली लेते हैं। जो ये पौधे अपने लिए खाना बनाते हैं ना, वही खाना को ये खाते हैं, है ना, अपने लिए कोई खाना नहीं बनाते हैं, है ना। तो ये बहुत जल्दी विकसित होते हैं, है ना, क्योंकि ये दूसरे पौधे पे भी निर्भर रहते हैं, है ना। तो ऐसा ये क्यों होता है कि ये बहुत जल्दी विकसित होते हैं? या जल ग्रहण करने के लिए, या भोजन प्राप्त करने के लिए, है ना, सॉरी, है ना, ये जो दूसरे पौधे पर क्या करते हैं? विकसित होते हैं। ये क्यों दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं? जल ग्रहण करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, यांत्रिक मदद हेतु, या फिर छाया प्राप्त करने के लिए? तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका यांत्रिक मदद हेतु। ओके, यांत्रिक मदद हेतु जो एपिफाइट्स होते हैं वो दूसरे पौधे पे क्या करते हैं? निर्भर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन
सुमेलित नहीं है ना। यहाँ पे कौन सा ऐसे 2 भाग में दिया गया है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं और उसके स्थापना वर्ष दिए गए हैं, है ना। तो कौन सा ऐसा इसमें जो पेयर है ना, जो जोड़ा है, जो सही से सुमेलित नहीं किया गया है ना। सिमिलीपाल, इसको 1994 में बनाया गया था, या फिर कंचनजंगा इसे 2002 में बनाया गया था, नोरकेक 1988 में बनाया गया था, पन्ना 2011 में बनाया गया था। कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बी, जो कंचनजंगा है, इसे 2002 में, है ना, आरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया था। ओके, बाकी सिमिलीपाल जो है ये 1994 में इससे बनाया गया था, नोरकेक जो है ये 1988 में बनाया गया था, और पन्ना को 2011 में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है ना। वह हाईकोर्ट जो है ना, अपने जो डिग्री होता है, निर्णय होता है, उसको क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया है, और एक ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो कौन सी राज्य की जो हाईकोर्ट है वो ऐसे की है? केरल हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट, या फिर दिल्ली हाईकोर्ट। तो आंसर जो होगा यहाँ पे केरल हाईकोर्ट, ए। ओके, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप को जारी किया गया है? तो त्रिपुरा के द्वारा, नागालैंड के द्वारा, राजस्थान के द्वारा, या फिर तमिलनाडु के द्वारा। तो ये तमिलनाडु के द्वारा श्वास ऐप को जारी किया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? जो संगम नौसेना अभ्यास था, ये भारत ने अमेरिका की नौसेना के साथ में किया, और ये कहाँ पे देखने को मिला आपको? गोवा में ये अभ्यास हुआ। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, इसमें शामिल होने वाला 187वां जो देश है ना, वो कौन बन गया है? किरीबाती, टोगो, क्रोएशिया, या फिर जापान। तो ये बना है टोगो। टोगो ऐसा देश है जो जिसने ILO को ज्वाइन किया है ना, और ऐसा करने वाला ये 187वां कंट्री, एक है ना, 187वां देश है। ओके, नेक्स्ट है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? है ना, जो विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ 2023 का, है ना, कहाँ पे हुआ? ये फिजी में हुआ। ओके, इसमें भारत से किसने प्रतिनिधित्व किया? नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, या फिर एस जयशंकर ने? तो यहाँ पे एस जयशंकर ने इसमें प्रतिनिधित्व किया। विश्व हिंदी दिवस हम किस दिन मनाते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, नेक्स्ट है भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है ना। अभी हाल ही में तुर्की और सीरिया में क्या देखने को मिला था? भूकंप देखने को मिला था, है ना, बहुत हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप था। भारत सरकार ने वहाँ पे जो मदद भेजा था, है ना, उस मदद को किस नाम से भेजा था? है ना, ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन मदद, या फिर ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन दोस्त के नाम से एक ऑपरेशन भेजी गई थी, मतलब एक रिलीफ टीम भेजी गई थी हमारी तरफ से, ताकि तुर्की और सीरिया में जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र थे उनमें राहत कार्य किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ओके, भारत, जापान, अमेरिका, या फिर नॉर्वे? तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे है वो है अमेरिका। ओके, नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? ओके, ये अनुमान कितना है? 2023-24 में हमारा GDP कितना रहेगा, ये है ना, जो अनुमान लगाया गया है, ये कितने रहने की अनुमान लगाई गई है? ओके, 6 से 6.5%, 6 से 6.8%, 7 से 7.5%, या फिर 8 से 8.2%?
तो सही आंसर है वह 6 से 6.8 विकास दर रहने की अनुमान लगाई गई है 2023-24 में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो पहला स्थान है दूध उत्पादन में भारत का, है ना। भारत सबसे अग्रणी है दूध उत्पादन में। ओके, नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है। ओके, वुशु से, कुश्ती से, जुडो से या फिर एथलेटिक्स से। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बी, कुश्ती से संबंधित है ये सुश्री अंशु, है ना, जिसे अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु ऐसे एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। ओके, जस्ट लाइक दैट, हैरी हाउस, अबाउट डेमन टाइम्स या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर है वो है हैरी हाउस को, हैरी हाउस को ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु एल्बम ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। ओके, नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है। सलमान रुश्दी, कैलाश सत्यार्थी, शशि थरूर या फिर जावेद अख्तर। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी के द्वारा ही विक्ट्री सिटी नाम की पुस्तक को क्या की गई है, लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या थी, है ना। तो एंड कैंसर, लिव लाइफ, क्लोज द केयर गैप, बिलीव नाउ या फिर इरेडिकेट द रूट। इनमें से कौन सी ऐसी थीम थी जो विश्व कैंसर दिवस 2023 के लिए थी। तो ये थी क्लोज द केयर गैप। ये क्या थी, इस साल थीम थी विश्व कैंसर दिवस की। ओके, नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित कहाँ किया गया है। ओके, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, गुजरात में या फिर गोवा में। तो ये महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज को क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है ना। जनवरी 2023 में जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है। नई दिल्ली, पंजाब, मुरादाबाद या फिर चंडीगढ़। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली क्या है, सबसे प्रदूषित शहर 2022 में पाया गया है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं है बोला जा रहा है। ओके, राज्य और उनके राज्यपाल यहाँ पे बताया गया है। ओके, अरुणाचल प्रदेश केरी परनाइक ऐसा बोला गया है, मेघालय के फगू चौहान, झारखंड के सीपी राधाकृष्णन और महाराष्ट्र के गणेश लाल। तो कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो है महाराष्ट्र के गणेश लाल नहीं है। ओके, बाकी तीनों सही है। अरुणाचल प्रदेश के केरी परनाइक है, मेघालय के फगू चौहान है, झारखंड के सीपी राधा कृष्णन है। यहाँ पे जो आंसर होगा महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो गणेश लाल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तुलसीदास बलराम जो थे उनका हाल ही में अभी निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। ओके, खेल से, साहित्य से, संगीत से या फिर राजनीति से। सही आंसर जो है वो है खेल से संबंधित थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ओके, संगीता वर्मा, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। संगीता वर्मा को, नितिन सेन को, राहुल जौहरी को या फिर पूजा सिंघाल को। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है संगीता वर्मा। संगीता वर्मा जी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ओके,
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। जो ये बौद्ध से रिलेटेड सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, है ना। जो धम्म जो ये थी, है ना, इसे किसने लाया था, अशोका ने लाया था, है ना। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक सम्मेलन है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, भोपाल में, नागपुर में, रांची में या फिर नई दिल्ली में। आंसर है इसका भोपाल में। ओके, भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई। ओके, तो दयानंद सरस्वती की अभी हाल ही में 200वां जो जयंती था वो मनाया गया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया। ओके, सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन, है ना, हुबली में किसके द्वारा अभी किया गया। ओके, नरेंद्र मोदी के द्वारा, अश्विनी वैष्णव के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा या फिर द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुबली में, है ना, हुबली में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया। ओके, नेक्स्ट है नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ओके, रामचंद्र पौडेल, सुभाष चंद्र नेम्बांग, विद्यादेवी भंडारी या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है रामचंद्र पौडेल, है ना। ये नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया। नागालैंड में, मणिपुर में, असम में या फिर कर्नाटक में। तो यहाँ पे जो सही आंसर है मणिपुर में याओसांग उत्सव अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। ओके, नेक्स्ट महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, पंडित नारायण ठाकरे को, उषा उथोप को या फिर सोनाली रावत को। तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया और ये सम्मान इनको हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने दिया। नेक्स्ट है वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है। ओके, रजनी देसाई, सुरेखा यादव, अवनी राज या फिर कोई नहीं। सुरेखा यादव। ओके, ये वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर बनी है और ये देश की पहली लोको पायलट भी रह चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट रबी फसल की बुआई कब की जाती है। ओके, मार्च से जुलाई तक, अक्टूबर नवंबर तक, अप्रैल जून तक या फिर जनवरी से मार्च तक। तो ये है अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। ओके, और ठंडे में जो होने वाली जो फसल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रबी फसल बोलते हैं। और जो मानसून के सीजन में, जो बरसात के सीजन में जो फसल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, खरीफ बोलते हैं। ओके, खरीफ क्रॉप बोलते हैं, खरीफ फसल बोलते हैं। ओके, खरीफ। ये खरीफ कब होती है, तो ये मानसून के समय में होती है ना, बरसात के सीजन में होती है। और जो रबी की जो फसल होती है ये ठंडे के समय में देखने को मिलते हैं। ओके, तो इसकी बुआई कब होती है रबी फसल की, अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। नेक्स्ट है जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है ना, असम, गुजरात, केरल या फिर पश्चिम बंगाल। तो आंसर जो सही है डी, पश्चिम बंगाल। ओके, जूट का उत्पादन करने वाला जो अग्रणी राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। ओके, हमारे जो बिहार में भी इसका उत्पादन देखने को मिलता है, पूर्णिया और जो कटिहार वाला रीजन है वहाँ पे जूट का उत्पादन हमारे बिहार में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है। ओके, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, मिजोरम से या फिर असम से। तो कौन सी ऐसी राज्य है भारत की, है ना,
जिसकी अधिकतम सीमा जो है म्यांमार देश से लगती है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। क्यों ऐसा होती है ना? भारत में उत्तरी मैदान में शीत ऋतु, जब ठंडे की सीजन होती है उस समय वर्षा होती है। क्यों होती है? लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, अरब मानसून से, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा होगा पश्चिमी विक्षोभ से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी वजह से उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में क्या देखने को मिलती है? वर्षा देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट है कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? ओके, साओ पोलो को, सैंटोस को, मैनचेस्टर को, या फिर कोई नहीं को। ओके, तो सैंटोस जो पोर्ट है उसे हम कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? ओके, नंदा देवी जो पर्वत देखने को मिलता है, चोटी देखने को मिलती है, कौन सी हिमालय का यह भाग है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, या फिर असम हिमालय? तो ये किसका पार्ट है? कुमाऊँ हिमालय का ये पार्ट है, हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है ना, ये किससे निर्मित है? तो प्रवाल द्वारा निर्मित है, सुनामी द्वारा निर्मित है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर है तो प्रवाल द्वारा ये निर्मित है। पॉलिप्स जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, पॉलिप्स द्वारा ये क्या है? निर्मित है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? झेलम की, गंगा की, चिनाब की, या फिर मांडवी की? यहाँ पे जो सही आंसर है चिनाब की। चिनाब की जो है ना सहायक नदी है, इसका नाम क्या है? दूध गंगा। ओके, नेक्स्ट है भार का एसआई मात्रक क्या है? ओके, ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, या फिर डाइन? न्यूटन जो है भार की एसआई मात्रक है ना, भार, फोर्स। ओके, इसको हम क्या किस में डिनोट करते हैं? न्यूटन से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी तो नीचे चलती है ना, पानी के नीचे, लेकिन ऊपर कौन सी ऐसी वस्तु है इसको देखने के लिए कौन सी ऐसी उपकरण है, यंत्र है जिसका मदद लिया जाता है? पायरोमीटर, पेरिस्कोप, ऑडीमीटर, या फिर एनीमोमीटर? तो सही आंसर है वो है पेरिस्कोप का मदद लिया जाता है ना, पनडुब्बी से ऊपर जो वस्तुएं होती है ना, सतह पे जो वस्तुएं होती है उसको देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, वह नियत रहेगा, उसका मान शून्य हो जाएगा, इसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो क्या होगा? यहाँ पे ऊर्जा में वृद्धि देखने को मिलेगा। ओके, यदि कोई कार्य किया जा रहा है किसी वस्तु पे, है ना, किसी वस्तु पे कोई कार्य किया जा रहा है ना, तो इस वस्तु का क्या होगा? ऊर्जा में वृद्धि देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है यदि दो कण के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर दो वस्तु रखे गए हैं, ये दोनों हैं, और इन दोनों पे क्या हो रहा है? ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई कर रहे हैं। अगर इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको हम अगर बढ़ा दें तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शून्य हो जाएगा, कम हो जाएगा, समान रहेगा, या फिर बढ़ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे जो किसी बॉडी का जो है ना, कोई भी वस्तु है जिसका डिस्टेंस अगर दूर होगा तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल जो इनके दोनों के बीच में जो लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल होती है वो कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है उत्क्षेप बल और भार किस पर कार्य करते हैं? ओके,
नीचे की ओर, ऊपर की ओर, समान दिशा में या फिर विपरीत दिशा में। दोनों जो होते हैं उत्क्षेप बल और भार जो होता है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें निम्नलिखित में से क्या तरंग का विशेषता नहीं है। तरंग में क्या नहीं होते हैं? आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य या फिर माध्यम। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है माध्यम। माध्यम जो होता है ये तरंग की विशेषता को नहीं बताते हैं, है ना। जबकि आयाम भी होता है तरंग में, आवृत्ति भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, तरंग दैर्ध्य भी होता है, वेवलेंथ भी होता है, लेकिन माध्यम जो होता है इसकी विशेषता नहीं होती है। माध्यम टोटली अलग होता है और वेव अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में परिवर्तन होना, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना या फिर चीनी का पानी में घुलना। इनमें से कौन सी ऐसी जो अभिक्रिया है वो रासायनिक परिवर्तन है? ओके, तो ये है दूध का दही में परिवर्तन होना। बाकी सभी क्या है? फिजिकल चेंजेज है ना, भौतिक परिवर्तन है। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन हो जाना, ये क्या हो जाएगा आपका? फिजिकल चेंज होगा आपका, देखने को मिलेगा, है ना, भौतिक परिवर्तन होगा। रेत का पानी में घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना ये भी भौतिक है। दूध का दही में परिवर्तित हो जाना ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने परमाणु का अविभाज्यता के बारे में बताया? कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया परमाणु अविभाज्य है? ओके, डाल्टन ने, गोल्डस्टीन ने, बोर ने या फिर रदरफोर्ड ने? ओके, तो डाल्टन ने ऐसा बताया था कि जो परमाणु है, एटम है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन ये फेल हो गए थे क्योंकि बाद में क्या देखने को मिली थी, ये भी डिवाइड होते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, है ना। बाद में गॉड पार्टिकल की भी खोज हुई, तो डाल्टन ने ऐसा बोला था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद के दिनों में इसे विभाजित किया जा सका। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है? गैलियम, जर्मेनियम, जस्ता या फिर कार्बन? तो जो गैलियम होता है ये समान तापमान पे क्या होता है? द्रव्य की अवस्था में देखने को मिलता है। बाकी सभी क्या होते हैं? सॉलिड के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई, गैलियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? ओके, 2 1, 2 6, 2 8 1 या फिर 2 8 3? तो यहाँ पे जो 2 6 है ये किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, क्योंकि धातु में क्या होते हैं ना, 4 से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वैलेंस सेल में। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 3 है, तो ये सभी क्या बताते हैं कि ये धातु है। जबकि यहाँ पे 4 से ज़्यादा है, 6 है, ये क्या दर्शाता है कि, है ना, ये जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये फिर धातु का नहीं है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? ओके, तत्व के भार की तुलना में एक मूल्य विशेषता माना जाता है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, एवोगाड्रो संख्या या फिर परमाणु क्रमांक? तो जो परमाणु क्रमांक है ये तत्व के भार को डिफाइन नहीं करता, ये बस एक अनुक्रमांक है ना। बाकी जो परमाणु की द्रव्यमान जो होती है, परमाणु की त्रिज्या होती है, एवोगाड्रो नंबर होते हैं, ये तत्व के भार की तुलना के रूप में यूज किया जा सकता है, जबकि परमाणु क्रमांक को नहीं किया जा सकता। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, प्रोटॉन की वृद्धि हो जाती है या फिर प्रोटॉन की कमी हो जाती है? तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाता है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में। ओके, नेक्स्ट है यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह कौन सी लवण
होता है ना। पीएच मान उसका 0 है, 0 है किसी भी लवण का, तो क्या होगा, सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस होगा, सशक्त एसिड और सशक्त बेस होगा, कमज़ोर एसिड और कमज़ोर बेस होगा, या फिर कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस होगा। 78 क्या होगा, ए, सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस है, ऐसा इसे बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। ओके, क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित करते हैं, क्षार जल में H+ आयन निर्मित करते हैं, क्षार जल में H3O+ आयन निर्मित करते हैं, अम्ल जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो सत्य है। ओके, तो जो क्षार होते हैं वो जल में OH- आयन का निर्माण करते हैं, जबकि जो अम्ल होंगे वो H+ आयन का निर्माण करेंगे। ओके, तो आंसर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट है उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है ना। निष्क्रिय गैस है ये, है ना, कोई एक्टिव ये नहीं है ना, कोई भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है ना, और इसे आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। तो कौन सी है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, या फिर क्रिप्टन है। तो हीलियम ऐसी निष्क्रिय गैस है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है। बॉयलर में, खाद में, यंत्र निर्माण में, या फिर हवाई जहाज में। ओके, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो खाद में, खाद में सबसे ज़्यादा अधातु का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम थायोसल्फेट, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो कास्टिक सोडा होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, डी आंसर। नेक्स्ट है हेमाटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके संबंध में किया जाता है। जो हेमाटोलॉजी होता है इसका अध्ययन रक्त के लिए किया जाता है, पौधों की प्रजनन प्रणाली के लिए किया जाता है, हड्डियों के लिए किया जाता है, या फिर जानवरों के खान पान की आदत को जानने के लिए किया जाता है। तो ये जो हेमाटोलॉजी की पढ़ाई होती है वो रक्त के अध्ययन से संबंधित होती है। ओके, नेक्स्ट है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पानी की कमी के कारण क्या होता है, कोशिका की जो संकुचित भित्ति होती है वो अलग हो जाती है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। साइटोलिसिस, डी प्लाज्मोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण, या फिर प्लाज्मोलिसिस। तो जो सही आंसर है वो है डी प्लाज्मोलिसिस। ओके, नेक्स्ट है हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। वसा को जो संचालन करता है वो ऊतक कौन सा है हमारे शरीर में। ओके, एडिपोज ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, एरियोलर ऊतक, या फिर वस्कुलर ऊतक। तो सही आंसर होगा एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक जो होता है हमारे शरीर में वसा का संचायक ऊतक होता है। ओके, नेक्स्ट है स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ओके, एकीकरण, विरचन, खटीकरण, या फिर विभेदन। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है विभेदन। ओके, नेक्स्ट है पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन से होते हैं। लोहा, नाइट्रोजन, कार्बन, या फिर मैंगनीज। तो जो सही आंसर है वो है कार्बन।
पादपों में प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं? कार्बन पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिकी के सिद्धांत को प्रतिपादन में योगदान दिया? ओके, सजीव वस्तुओं में की लक्षणों की अनुवांशिकी जो हेरिडेटरी होती है उसके सिद्धांत को प्रतिपादन करने में कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जिनका योगदान है? स्टैनली, रॉबर्ट, ग्रेगर मेंडल या फिर जेम्स वाटसन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिकी के सिद्धांत के प्रतिपादन में अपना योगदान दिया। ओके, नेक्स्ट है, जोंक जो होते हैं निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित हैं? एनिलिडा, मोलस्का, है ना, प्रोटोकॉर्ड, एक मिनट, एनिलिडा, मोलस्का, प्रोटोकॉर्डिटा या फिर प्लेटीहेल्मिंथ, इनमें से कौन से संघ से जोंक जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं, संबंधित होते हैं? तो जो सही आंसर है वो है एनिलिडा। जोंक जो होते हैं इनको एनिलिडा संघ में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से होमोहोंट दांत किस में पाए जाते हैं? मछली में, मानव में, तेंदुआ में या फिर घोड़ा में? तो सही आंसर है मछली में होमोहोंट दांत जो है ना वो पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? जो है ना, जो हमारे पाचन तंत्र में जो उत्सर्जित होता है अम्ल, वो कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एंटासिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारे पाचन तंत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? वायरस के द्वारा ये रोग जो होता है ये नहीं है। चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा या फिर खसरा? तो तपेदिक है, ये जो है ये विषाणु जनित रोग नहीं है। ओके, क्योंकि ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया जनित ये रोग है। बाकी चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा जो होते हैं ये विषाणु जनित रोग हैं, ये वायरस की वजह से होते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? है ना, जो राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई थी, नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी 1949 में भारत सरकार के द्वारा, इसके अध्यक्ष कौन थे? CR राव थे, PC महालोबिन्स थे, VKRB राव थे या फिर KN राज थे? तो जो अध्यक्ष थे वो PC महालोबिन्स थे, महालनोबिस थे। ओके, नेक्स्ट है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, नागपुर में या फिर लखनऊ में? तो सही आंसर है वो बी, हैदराबाद में नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारी की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनकी मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु कौन से ऐसे कीमत सूचकांक है जिनका उपयोग किया जाता है? थोक कीमत सूचकांक, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक या फिर इनमें से कोई नहीं? ओके, तो इसका क्या आंसर है? बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो होती है उसका उपयोग किया जाता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति को, है ना, हैंडल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, मैथ से क्वेश्चन है, यहाँ पे है, यदि 39 और 156 के बीच में माध्यानुपाती x है तथा 24 और 36 का तृतीय समानुपाती y है, तो 6x अनुपात
13y का मान क्या होगा। ओके, तो माध्यानुपात बोला गया है, तो माध्यानुपात हम पहले निकालेंगे x का, है ना, जो कि कितना होगा 39 इंटू 156 होगा। ओके, इसको हम अंडर रूट में ले लेते हैं। 39 को हम कितना लिख सकते हैं 13 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 156 को हम कितना लिख सकते हैं 3 इंटू 13 इंटू 4। ओके, इसको हम क्या कर लेते हैं अंडर रूट ले लेते हैं। यहाँ 13 के लिए हम एक 13 ले सकते हैं, 2 3 है तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं एक 3 लिख सकते हैं, एक 4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। 13 इंटू 3 कितना हो गया 39, 39 इंटू 2 कितना हो गया 78 हो गया। ओके, एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 78। ओके, एक्स कितना निकल गया 78 निकल गया। y अगर हम निकालें तृतीय अनुपात y निकालें तो y कितना निकलेगा हमारा 36 गुना 36/24, तो कितना निकल जाएगा वो 54 निकल जाएगा। ओके, अब हमारा क्या बोल रहा है 6x और 13y का मान क्या होगा। तो x के जगह पे हम क्या रख देंगे 78 रख लेंगे। 6 इंटू 78 रेशियो 13 गुना y का वैल्यू कितना निकला है 54 निकला है। ओके, इनको अगर सॉल्व करते हैं हम तो ये कट जाएंगे कितना में आपको, ये 6 बार में कटेगा 78, है ना, 6 9 54, 9 बार में कटेगा, है ना। 6:9 यहाँ पे आ रहा है, 6 को भी काट देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब 2:3 में ये जो आंसर होगा आ जाएगा 2:3 में, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है ना। अगर विश्राम को छोड़ दिया जाए तो जो गाड़ी चल रही है उसकी जो स्पीड हो जाएगी 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अगर विश्राम को मिला लिया जाए तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, है ना। तो 1 घंटे में रुकने वाली जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 64 में से अगर हम 48 को घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये निकल के आ जाएगा 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर है रुकने वाली दूरी। ओके, इस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगेगा आपको, 16 को 64 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। 16 चौके 64, 4 15 से कट जाएगा, मतलब 15 मिनट आपको क्या लगती है ना, ये गाड़ी जो है ये रुकती है। ओके, नेक्स्ट है यदि 2 प्लस √3 ब्रैकेट ए इजिकल टू 2 माइनस √3 बी इजिकल टू 1 है तो ए बटा बी प्लस ए बटा सॉरी ए प्लस ए बटा सॉरी 1 बटा ए और प्लस 1 बटा बी का मान क्या होगा, है ना। पहले हम ए और बी निकालते हैं, हमारा तो दिया गया है ये क्वेश्चन में। अगर हम इसको क्या करें 1 बटा ए कर लें, है ना, ए को क्या करें इधर ले जाएं, 1 बटा ए कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा, है ना, 1 बटा ए, और 1 बटा बी कितना हो जाएगा 2 माइनस √3 हो जाएगा। ओके, अब दोनों को जोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है, 2 प्लस √3, है ना, प्लस 2 माइनस √3, जोड़ दीजिए दोनों को, 3 3 कट गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास 4, आंसर हो गया डी, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ओके, डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 साझेदार ए बी तथा सी ने क्रम से 40,000 38,000 और 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का आरंभ किया। एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपये के कुल लाभ में ए का लाभांश कितना होगा, है ना। तो हम इसको पहले रेशियो में कर लेते हैं, 4,000 को 40,000 को, है ना, 38,000 को और
42,000 को अगर हम निकालें तो इसका रेशियो कितना निकल जाएगा, अगर हम काटे तो 3 0 तो पहले इसका कट जाएगा, 40, 38 और 42 बच जाएगा। इसको हम फर्दर काटेंगे तो कितना बच जाएगा, 20:19:21 ये आएगा हमारे पास। अब इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके, कुल लाभांश कितना हो रहा है, 55,200 हो रहा है ना। ए का लाभांश अगर हमें निकालना है तो, है ना, ए का हम लेंगे, ए का जो रेशियो हो रहा था वो 20 हो रहा था, टोटल कितना हो रहा था, 60 हो रहा था, गुने 55,200, है ना। तो क्या निकल के आ जाएगा, 60 इसको काटेंगे तो निकलेगा तुम्हारा एक निकलेगा आपका, 8 निकलेगा, 4 0, है ना। 18,400 रुपये क्या हो जाएगा, जो लाभांश होगा वो ए को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है ना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% वोट मिलता है, मत मिलता है, था वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल कितना मत, है ना, पड़ा था, ये आपको ज्ञात करना है ना। तो मान लेते हैं कुल हमें पता नहीं है तो उसके वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ओके, प्रश्न की बात करें तो एक्स का 71% वोट एक कैंडिडेट को मिला और 29% वोट एक को मिला, है ना। ये कितने हैं, 756। ओके, 756। ओके, अब हम क्या देखेंगे, तो एक्स का कितना हो गया, 71 में से 29 को घटाएंगे तो हम कितना हो जाएगा हमारे पास, 42%। ये कितना हो जा रहा है आपका, 756 के बराबर हो जा रहा है ना। अगर एक्स को इधर ही छोड़ दें और इधर 42% को ले जाए तो 756 गुना 100/42, 42 से 756 कितने बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा। ये 18 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 1800 हो जाएगा, है ना। तो कुल मत कितने पड़े थे हमारे पास, वो इलेक्शन में कुल मत 1800 पड़े, है ना। और 756 मतों से क्या हुआ, है ना, एक उम्मीदवार जो था वो विजयी हो गया। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि जितने भी, है ना, जो सेट्स हैं एडुटेरिया के और स्पार्क के, है ना, स्पार्क के जो आपको बिहार दरोगा के लिए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं जिसका लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ओके, थैंक यू।